नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षण में। आज मैं क्लास 11th का हिंदी का पार्ट 2 है कविता की परख, इसका पार्ट 2 है। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ और यह जो क्वेश्चन है सो 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि प्रस्तुत निबंध किस कोटि का है और निबंधों के विभिन्न प्रकारों पर अपने शिक्षक में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न में पूछा जा रहा था कि यह कैसा निबंध है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित कविता की परख जो है ना, यह एक विचारात्मक निबंध है। प्रश्न संख्या 2 है कि पाठ में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के वर्णन से सौंदर्य उत्पत्ति की चर्चा की जा रही है, उनके अंग अंग का वर्णन है। ऐसे 2 पदों का संग्रह करें तथा उन पदों के काव्य सौंदर्य पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो कवि के द्वारा बताए गए सूरदास जी के पद हैं। अब देखते हैं कि कौन सा पद है। पद है कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पियत भाई, यह अजू है छोटी। आगे कान्हा कहते हैं कि तू तो कहती वाल की बेनी, ज्यों है हेल अभी मोटी। यहाँ बेनी का अर्थ होता है चोटी और कान्हा अपनी माँ से कहते हैं कि तू तो कहती वल की बेनी, ज्यों है हेल अभी मोटी। और उसके बाद कहते हैं काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी भुई लोटी। काचे दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरिहर धर की जोड़ी। अब यहाँ इसका भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब बाल रूप में होते हैं तो दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं। उसके बाद यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को क्या करती है, लालच देती है और कहती है कि कान्हा तू रोज कच्चा दूध पिया कर, इससे क्या होगी, इससे तेरी चोटी जो है ना बलराम दाऊ के जैसे मोटी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना कान्हा, उनकी चोटी हमेशा छोटी ही दिखाई देती है। तो मैया से कहते हैं कि मेरी चोटी तो मोटी और लंबी हुई ही नहीं। फिर मैया के कहने पर कान्हा रोज़ दूध पीने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद कान्हा अपनी मैया से बोले कि अरे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, दूध पीते हुए कितना दिन मुझे बीत गया, लेकिन मेरी चोटी तो अभी छोटी ही है। तू तो कहती मैया कि मेरी चोटी ताऊ के जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। अच्छा, इसलिए तू मुझे रोज़ नहलाकर बालों को कंघी करती हो, संवारती हो, चोटी बनाती हो ताकि मेरी चोटी क्या हो जाए, लंबी हो जाए। ऐसा कौन कह रहे हैं, तो कन्हैया कह रहे हैं। और मोटी भी हो जाए। तो इस चोटी के कारण ही तुम मुझे रोटी और मक्खन ना दे करके क्या देती हो, कच्चा दूध देती हो। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि शुक्ल जी ने इस निबंध में राम वन गमन प्रसंग का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम वन गमन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उक्त प्रसंग का अपने कक्षा में पाठ करें और उसका अर्थ भी लिखें। तो अब देखिए कि कौन सा प्रसंग है तुलसीदास जी का। सजीवन साजी समाज सबू, वनिता बंधु समेत, अवंदी विप्र गुरुचरण प्रभु, चली करे सबही अचेत। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि प्रभु श्री राम वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर अपने पत्नी अर्थात सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके क्या कर रहे हैं, वन के लिए चल दिए हैं। आगे चौपाई है, निकसी वशिष्ठ द्वार भाई ठाढ़े, देख लोग विरहबव ढाढ़े, कई प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। अब भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ क्या होगा। सबको अचेत करके ज्यों ही श्री रामचंद्र जी महल के सबसे पहले वशिष्ठ जी को दरवाजे पर खड़ा देखा। जब महल से निकले ना तो वशिष्ठ जी दरवाजे पर खड़ा थे। वहाँ सभी लोग विरह की अग्नि में जल रहे थे। सभी को श्री रामचंद्र जी ने
प्रिय वचन कहकर समझाया और उसके बाद रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को की मंडली को बुलाया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोड़ी, सबके सार संभाल गोसाई, अकरब जनक जननी की नाई। अब फिर आगे श्री रामचंद्र जी दास दासियों को बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि हे गोसाई, आप जो है ना इन सबका माता पिता की तरह देखभाल कीजिएगा। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, मेरे जाने के बाद आप ही इनका सब कुछ है, इनका देखभाल कीजिएगा। गुरु शन कही वर्षासन दिन है, आदर दान विनय वस किन्हे, जाचक दान मान संतोखे, अमित पुनीत प्रेम परितोखे। गुरु जी को कहकर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को 1 वर्ष का भोजन दिया। उसके बाद दान मान सब दे करके विनयपूर्वक समझाकर उन्हें अपने बस में किया। और आगे क्या किए हैं देखिए कि आगे उसके बाद उन्होंने याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया, क्योंकि सभी करुणा में बह रहे थे, सभी विरह की अग्नि में जल रहे थे और विरह की अग्नि में जलते हुए करुणा में बह रहे मित्रों को प्रेम दे करके क्या किया, प्रसन्न किया। प्रश्न संख्या 4 है कि आपके विचार से कविता में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो कवि जो होता है ना एक दर्पण की तरह होता है, जो विषय उसके सामने में आते हैं वह उसके लिए कविता का विषय बन जाता है। आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता उस भावना के अनुसार करना चाहिए जो कि पाठक के मन में उत्पन्न होना चाहिए। जैसी कविता में भावना हो वैसा पाठक के मन में भी उत्पन्न होना चाहिए, तब यह सफल कविता होगी। अगर आप कविता लिखते हैं तो आपका शब्द संग्रह अच्छा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी कोई कविता लिखते हैं तो जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, माता पिता हो गया, हमारे शिक्षक हो गया, हमारे गांव हो गया, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, सोच समझकर कविता लिखनी चाहिए, तब वह सफल कविता कहलाएगी। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी ने और क्या क्या लिखा है। तो इसका जवाब होगा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्ल जी निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक और क्या हैं, संपादक भी हैं। तो निबंध उन्होंने लिखा है चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और हिंदी साहित्य का इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ है। आलोचना है उनका रश्मिमांसा, सूरदास त्रिवेणी और उन्होंने संपादन किया है। तो संपादन किया है जायसी ग्रंथावली का, तुलसी ग्रंथावली का, भ्रमर गीत सार, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कंदावनी कादम्बिनी होगा, सॉरी। संख्या 6 है कि उनकी आलोचना किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती है। तो इसका लेखक परिचय के अनुसार इसका जवाब पूछा जा रहा है। वास्तव में शुक्ल जी की कविता जो है सो किताबों से उठकर हमारे जीवन में सहभागिता लाती है। कैसे, तो आप सभी जानते हैं कि रसों की संख्या 9 है। प्रेम है, करुणा, हास्य, विस्मय, भय,